नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम भारतीय राजनीति में आए एक बहुत बड़े भूकंप की बात करने वाले हैं। हाल ही में एक सोर्स वीडियो सामने आया है जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर हुए एक कथित और भारी दल बदल का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है। आज हम उसी सोर्स मटेरियल को आधार बनाकर बिना किसी का पक्ष लिए इस पूरे पॉलिटिकल और लीगल ड्रामे को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर क्या दावे किए जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं: पहला, एएपी का दल बदल झटका। दूसरा, दल बदल विरोधी कानून से बचने के तरीके। तीसरा, कानूनी उलझनें। चौथा, इस दल बदल की पृष्ठभूमि। और आखिर में भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति। हम माइक्रो लेवल की ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करके मैक्रो लेवल के नेशनल इंपैक्ट तक जाएंगे। सेक्शन 1, एएपी का दल बदल झटका और इस राजनीतिक उथल-पुथल का विश्लेषण। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है जिसने सबको चौंका दिया है। अब इस कथित बयान पर गौर कीजिए। मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। सोर्स के अनुसार राघव चड्ढा का ये बयान इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी की एंटी करप्शन वाली कोर पहचान को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का मन बनाया। सोर्स वीडियो में इस वैचारिक बदलाव की काफी तीखी आलोचना की गई है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस नैरेटिव को निष्पक्ष रूप से समझने पर है। और यहां कहानी में एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर एंट्री लेता है। वो नंबर है 7। सोर्स का दावा है कि चड्ढा अकेले नहीं गए, बल्कि कथित तौर पर कुल 7 सांसदों ने दल बदल किया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह 7 का आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं है। यही वो जादुई नंबर है जो दल बदल के उस बड़े कानूनी लूपहोल की तरफ ले जाता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, दल बदल विरोधी कानून से बचाव। आखिर कोई राजनेता अपनी सीट कमाए बिना पाला कैसे बदल लेता है? चलिए इसका थोड़ा लीगल गणित समझते हैं। 1985 में राजीव गांधी के वक्त इस कानून का गणित कुछ ऐसा था कि अगर पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता सेफ रहेगी। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शायद 1/3 लोगों को तोड़ना ज्यादा आसान है, तो इसे मुश्किल बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और इस लिमिट को बढ़ाकर 2/3 यानी 2/3 कर दिया गया। अब जरा इसका कैलकुलेशन देखिए। आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। 10 का 2/3 निकालिए, कितना होता है? 6.6। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दल बदल कानून की मार से बचना है तो कम से कम 7 सांसदों का एक साथ जाना मस्त था। और कथित तौर पर ठीक 60 सांसदों ने ही पाला बदला। ये 7 का आंकड़ा उस लीगल थ्रेशोल्ड को एकदम परफेक्टली पार कर लेता है, जिससे इन सांसदों की सीट बिल्कुल सुरक्षित रहती है। सेक्शन 3, कानूनी उलझनें। एक तरफ ये दल बदल का बड़ा खेल चल रहा था और ठीक उसी वक्त अरविंद केजरीवाल के ईडी और सीबीआई के साथ शराब घोटाले को लेकर एक अलग ही कानूनी लड़ाई चल रही थी। सोर्स ने यहां 2 अदालतों के घटनाक्रम को बड़े ही दिलचस्प तरीके से कंपेयर किया है। एक तरफ है ट्रायल कोर्ट, जिसने 3 साल तक केस सुनने के बाद 598 पन्नों का एक डिटेल्ड ऑर्डर निकाला और केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ है हाई कोर्ट, जहां सीबीआई तुरंत अपील करती है, 9772 पन्नों की याचिका दायर होती है और ट्रायल कोर्ट के उस लंबे चौड़े फैसले पर पहली ही सुनवाई में झट से रोक लगा दी जाती है। इस तेज टाइमलाइन को सोर्स ने खास तौर पर हाईलाइट किया है। इस तेज न्यायिक प्रक्रिया के बीच केजरीवाल की तरफ से जज स्वर्णकांता शर्मा पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव के कुछ आरोप लगाए गए। ध्यान रहे, ये वो दावे हैं जो सोर्स की रिपोर्ट में बताए गए हैं। पहला आरोप, जज का कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। दूसरा आरोप परिवार से जुड़ा था कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के साथ काम करते हैं। और तीसरा, उस 600 पन्नों के आदेश को इतनी जल्दबाजी में खारिज कर देना। सोर्स के मुताबिक केजरीवाल की लीगल टीम का तर्क था कि इन सब की वजह से उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने में संदेह है। सेक्शन 4, दल बदल की पृष्ठभूमि। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे की रणनीतिक चालों और पीआर टैक्टिक्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। सोर्स का दावा है कि राघव चड्ढा ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से खुद को पार्टी की कोर डिफेंस लाइन से अलग कर लिया था। जब केजरीवाल अरेस्ट हुए, चड्ढा लंदन में थे और उन्होंने वहां से सिर्फ अपनी आंखों की सर्जरी के बारे में ट्वीट किया। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल के बरी होने पर भी वो एकदम चुप रहे, पार्टी की मीटिंग से दूरी बनाए रखी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सोर्स के अनुसार उन्होंने एयरपोर्ट पर सस्ती चाय जैसे मुद्दे उठाकर अपना खुद का पीआर तो किया, लेकिन बीजेपी पर किसी भी तरह के सीधे हमले से पूरी तरह बचते रहे।
इसके बाद जो घटनाओं की टाइमलाइन है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। 2 अप्रैल को चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को अहमियत मिलती है। कुछ ही दिन बाद मित्तल के घर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। फिर 15 अप्रैल को एक बड़ा ट्विस्ट आता है, पंजाब सरकार चड्ढा की Z+ सुरक्षा हटा लेती है और कमाल देखिए, केंद्र सरकार तुरंत उसे बहाल कर देती है। इसके थोड़े ही दिन बाद खबर आती है कि मित्तल ने भी पार्टी बदल ली है। सोर्स इस पूरी टाइमलाइन के जरिए एक बहुत भारी दबाव और पर्दे के पीछे चल रहे खेल की तरफ इशारा कर रहा है। सेक्शन 5, भारतीय लोकतंत्र की स्थिति। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे नैरेटिव के नेशनल इम्पैक्ट को देखते हैं। यहाँ पे सोर्स एक बहुत ही बोल्ड और बड़ी थ्योरी सामने रखता है। उनका कहना है कि अब सत्ताधारी पार्टी का लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं रहा, बल्कि वो इसे विपक्ष मुक्त भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आरोप यह है कि मकसद अब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी विपक्षी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इस थ्योरी को बैक करने के लिए सोर्स ने देश भर से कुछ बड़े उदाहरण दिए हैं, जैसे एएपी के टॉप लीडर्स का मुकदमों में उलझना, महाराष्ट्र में पूरी शिवसेना का टूट जाना, बिहार, गोवा और मध्य प्रदेश में सत्ता का समीकरण बदलकर अपने फेवर के नेताओं को बैठाना, और बंगाल में भारी वोटिंग के बाद भी टीएमसी को लगातार टारगेट करना। सोर्स के मुताबिक ये एक साफ नेशनल पैटर्न दिखाता है। और अंत में सोर्स वीडियो एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता है। जरा सोचिए, अगर बैलेट पेपर पर या वोटिंग मशीन में एक ही सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बचे और दूसरा ऑप्शन सिर्फ नोटा का हो, तो क्या सच में हमारे पास कोई लोकतांत्रिक चॉइस बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इलेक्टोरल फेयरनेस के फ्यूचर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस एक्सप्लेनर का उद्देश्य सोर्स की बातों को आप तक न्यूट्रल तरीके से पहुंचाना था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सीखते रहिए और हर जानकारी का गहराई से विश्लेषण करते रहिए।